स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन टू इंडक्शन मशीन और स्लिप का कॉन्सेप्ट जो है और स्क्वायर केज और स्लिप जितने भी टाइप्स होते हैं रोटर के 2 टाइप्स होते थे, हमने आपको बताया था। उन सारे कॉन्सेप्ट को जो है हमने पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे जो है इस वीडियो में कि रोटर ईएमएफ। अगर आप पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आपको ये जो है समझ में आने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। आप पहले उस सारे वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। मशीन सेकंड का अभी तक हमारा चौथा वीडियो हो चुका है, ये हमारा 5वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रोटर ईएमएफ के बारे में हम बात करेंगे और रोटर करंट और पावर फैक्टर और जो है रोटर टॉर्क इक्विवेलेंट सर्किट और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें जो है अगर हो सके तो इसमें हम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि रोटर ईएमएफ को हम कैसे समझ सकते हैं। रोटर ईएमएफ अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो 2 कंडीशन होगी। एक आपका है जो स्टैंड स्टिल कंडीशन और एक है आपका रनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं रोटर ईएमएफ एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो जो आपका इंडक्शन मोटर है वो एक्ट करता है। आप जानते हैं कि वो ट्रांसफार्मर की तरह थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन उसका होता है कैसे, विथ द सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट, उसका सेकेंडरी जो है शॉर्ट सर्किट होता है। तो इतना पहले हम लिखते हैं। तो देखिए इसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि रोटर ईएमएफ, ये सारे टॉपिक जो है एक एक करके जो है आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर बात करते हैं एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन, द इंडक्शन मोटर एक्ट्स, इंडक्शन मशीन एक्ट एट अ ट्रांसफार्मर जो आपका इंडक्शन मशीन है वो ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है। किस किस कंडीशन में, विथ द, क्योंकि उसका जो है सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है, तो ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन की तरह हम यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर के भी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप ट्रांसफार्मर लिखते थे E2/E1 इक्वल टू N2/N1 रेशियो है आपका प्राइमरी सेकेंडरी का। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं E1 आपका क्या है, स्टेटर ईएमएफ पर फेज। E1 क्या है आपका, स्टेटर ईएमएफ पर फेज। E2 क्या है, रोटर ईएमएफ पर फेज। ये आपका क्या है, रोटर ईएमएफ पर फेज। और इसको बताने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर आप जो है सेकेंडरी को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है वोल्टेज 0 हो जाने वाला है। अब इतना ध्यान रखिएगा अगर आप सेकेंडरी को जो है शॉर्ट सर्किट करते हैं। और यहाँ पे E2 की बात होगी कि रोटर ईएमएफ पर फेज है, और ये आपका E1 क्या है, स्टेटर ईएमएफ पर फेज है। N1 क्या है स्टूडेंट्स आपका, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। और आपका N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। ये E1 E2 और N1 N2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे E2 को सेपरेट करते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, E1 N2/N1। तो आप जो है इसको थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया 2 कंडीशन होता है, एक आपका एट द रनिंग कंडीशन, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन। अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन के बारे में हम यहाँ शुरुआत किए थे। अब हम देखते हैं रनिंग कंडीशन में क्या होता है। तो ये रनिंग कंडीशन आप जितने भी यहाँ पर क्वान्टिटी है यहाँ पे जो है स्लिप ऐड हो जाता है, तो इसलिए आपका ईएमएफ में रिएक्टेंस में स्लिप का मतलब कॉन्सेप्ट ऐड होगा। तो चलिए उसको देखते हैं किस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलिए आप देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं एट द
सॉरी, एट द रनिंग कंडीशन, एट द रनिंग कंडीशन, एट द रनिंग कंडीशन। देखिए रनिंग कंडीशन में क्या होता है, रनिंग कंडीशन में आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लिप इज कंसिडर। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप जो है, स्लिप इज कंसिडर लिया जाता है, कंसिडर। क्या कंसिडर, जैसे कि आपका रोटर ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ को आप E2 से दिखाते हैं, जो कि E2 का रोटर ईएमएफ पर फेज है। और देखिए इसको अगर आप इस स्लिप के कंडीशन में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E2, स्लिप E2। अब देखिए अब अगर आपका रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें आएंगे, फिर इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका स्लिप X2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। अगर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए इसमें, देखिए रोटर रेजिस्टेंस पर फेज अगर हम लेते हैं, यहाँ पर रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसमें स्लिप नहीं R2 केवल होगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये है स्टूडेंट्स आपका कुछ स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका इस प्रकार से होने वाला है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है देखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि रनिंग कंडीशन का जो इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका स्लिप E2 है और इसको हम इस प्रकार से आपका देखने को मिलने वाला है। ये आपका जो है स्लिप रिएक्टेंस X2, ये आपका R2, यहाँ पे जो है करंट I2 यहाँ पे मान लीजिए फ्लो कर रहा है। अब देखिए ये आपका रनिंग कंडीशन का कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जो है स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं क्या, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, अगर हम I2 लिखना चाहें I2, तो आप जैसा इसको हम लिख सकते हैं स्लिप E2 R2 प्लस SX2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे I2 का फार्मूला जो है आप ये लिख सकते हैं। और रोटर की बात करिए, अगर रोटर में cos फाई की वैल्यू को देखें तो आप जानते हैं कि R/Z होता है। तो यहाँ पर R2 अपॉन Z की जगह आप लिख सकते हैं R2 स्क्वायर प्लस स्लिप रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट जो है आपका cos फाई और I2 का वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं किसमें, एट द रनिंग कंडीशन में। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें इस I2 वाले फार्मूले से अगर हम इस स्लिप को थोड़ा बाहर निकालें और इसको ये जो ऊपर वाला है इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ आप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या था I2 SE2 अपान R2 के स्क्वायर प्लस स्लिप X2 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था। तो इसको अगर स्लिप हम बाहर लेते हैं तो आपको ये मिलेगा कि SE2 अपान, अगर इस स्लिप को बाहर ले रहे हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है R2 के स्क्वायर अपान स्लिप प्लस X2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपको जो है आपको आप क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्पेसिंग की दिक्कत है तो आप इसको ध्यान थोड़ा सा निगलेक्ट करिए। देखिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हम स्लिप इसको जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, मान लीजिए स्लिप आप कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा I2 बराबर स्लिप E2 अपॉन ये सॉरी स्लिप तो कैंसिल आउट कर दी है। अब हमारा क्या बचने वाला है R2 स्लिप प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका R2 और ये है, ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप न्यू रेजिस्टेंस। ये जो आपका ये तो आपका रिएक्टेंस है, आपको दिख रहा है रिएक्टेंस। ये स्टूडेंट्स हम आपको थोड़ा सा इसको बताने वाले थे। अगर आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये कंडीशन आपका जो है कौन सा कंडीशन है, एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन, सॉरी एट द रनिंग कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन को। तो यहाँ पे यहाँ से देखते हैं हम स्टैंड स्टिल कंडीशन को। हम देखते हैं कि कौन सा कंडीशन है हमारा एट द स्टैंड स्टिल
कंडीशन। इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर किए पहले उसको शेयर करिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो यहाँ पे आप एक भी चीज़ नोट पॉइंट करिएगा कि इस कंडीशन में आपका जो रोटर स्पीड है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। और अगर हम स्लिप की बात करें, स्लिप आप सोच रहे होंगे कि रनिंग कंडीशन में स्लिप कंसीडर हुआ, तो यहाँ पे स्लिप देख लेते हैं। यहाँ पे स्लिप क्या होने वाला है, NS माइनस NR अपॉन NS। जिसको ये फार्मूला नया लग रहा है, इसका मतलब वो जो है हमारा लेक्चर नहीं देखा है इससे आगे का, उसको पहले देख लीजिए। अगर हम NR की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आपको स्लिप जो है स्टूडेंट्स, इस स्लिप की वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो आप इसको जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जो ये फार्मूला था, ये फार्मूला है, इसमें स्लिप की वैल्यू 1 रखने वाले हैं। चलिए देखिए उसको रखने से क्या हमें मिलता है। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट देखें स्टार्टिंग कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन का, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि इक्विवेलेंट, अगर हम सर्किट देखें तो आप क्या पाएंगे उसमें। देखिए यहाँ पे आपका अगले वाले में क्या था, स्लिप था, तो यहाँ पे केवल E2 लिखते हैं, स्लिप 1 हो जाएगा। और आपका जो है ये आपका X2 है, हाँ R2 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये जो है इसको हम लेते हैं कि हमने जो है स्लिप की वैल्यू जो है 1 रखी है। तो अगर इतना तो आपको इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स ये मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पहली बात आप लिख सकते हैं कि रोटर EMF पर फेज क्या होने वाला है आपका E2, जो कि अभी इसका हम ये बता दे रहे हैं ये सब क्या है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज आपका क्या बनने वाला है, R2। तीसरा जो है स्टूडेंट, तीसरा आपका जो है क्या है, रोटर रिएक्टेंस क्या होने वाला है आपका X2। और जो है यहाँ पे अगर हम चौथा, यहाँ पे भी रोटर करंट की बात किए थे, आप देखते हैं रोटर करंट की बात करें तो देखिए जहाँ पे स्लिप था, स्लिप की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E2 स्क्वायर रूट में R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। अब जो है इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आप जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने फार्मूला रूट लगाना भूल गए थे, तो आप रूट इसको लगा दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है I2 इक्वल टू E2 अपान रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। इतना जो है हम स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो है I2 की वैल्यू देखते हैं। और इसमें जो है अगर हम बात करें क्या नाम है कि रोटर पावर फैक्टर की, इसको हम cos phi2 से दिखाते हैं। तो अगर हम जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं R2 अपॉन रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो ये आप जो है लिख सकते हैं। ये आपका जो कंडीशन स्टूडेंट्स है, एक हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि आपका जो है यहाँ पे रोटर EMF जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन इंडक्शन मोटर एक्ट ट्रांसफार्मर। ये एक ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है जिसमें आपका सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे देखिए लिखा है फार्मूला का रेशियो निकाल के E2 अपान E1 इक्वल टू N2 अपान N1। यहाँ पे अगर E2 की वैल्यू करते हैं तो आपका मैथमेटिकली से ये मिल जाता है। E1 आपका क्या है, स्टेटर EMF पर फेज है। E2 आपका रोटर EMF पर फेज है। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो है अब यहाँ पे दो कंडीशन की बात हम करें, एट द रनिंग कंडीशन में आपका स्लिप कंसीडर होने वाला है। जैसा कि रोटर EMF E2 की बात करें, यहाँ पे स्लिप E2 हो जाएगा। और रिएक्टेंस की बात करें ये होगा, रजिस्टेंस में आपका केवल R2 होने वाला है। आप इसको जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यही इक्विवेलेंट सर्किट आप इसका जो है ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस यहाँ पे लिया गया है, तो आप इसको दीजिएगा। R2 क्या है और E2 क्या है, X2 क्या है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ बताएगी। E2 आपका रोटर EMF है जो कि स्लिप के कॉन्सेप्ट से आपका ये रनिंग कंडीशन में आपका स्लिप होने वाला है, इसलिए यहाँ पे स्लिप E2 हो जाने वाला है। रिएक्टेंस है आपका X2
जो कि ये है रेजिस्टेंस पर फेज जो है आपका R2 है। ये सारी फार्मूले आप जो है इसको याद करिए। इस कंडीशन से आपका जो है 2 कंडीशन फॉर्म होता है और ये सारे कंडीशन जो है आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं, इसके आगे चलिए अब देखते हैं क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। ये टॉपिक जो है कई लोग स्किप कर देते हैं, हम आपको ये टॉपिक भी बता दे रहे हैं। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना इससे कई सारे सवाल भी जो है आपको कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपके BT UP BT में भी आ सकता है। देखिए पावर फ्लो डायग्राम ऑफ द इंडक्शन मोटर। अगर आपने दोस्तों नहीं शेयर किए हैं तो आप शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए इसको हम देखते हैं, समझते हैं। पहले इसको आप समझिए कैसे। यहाँ पे पहले देखिए हम इनपुट दिखाते हैं कि इनपुट आपका जो है, अगर जो आप इनपुट देते हो, जैसे इनपुट दिखाते हैं। इनपुट में क्या P इनपुट, जिसको हम P सफिक्स में IN लिखते हैं, इसको P इनपुट को अगर हम जो है सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाते हैं, पहले हम जो है इसको P स्टेटर पे भेजते हैं। स्टेटर इसको सर्कल में कर देते हैं। देखिए इसको जो है यहाँ पे आपका एक लॉस अकर होने वाला है जिसका नाम है स्टेटर लॉस, जो कि आपका 3I1 का स्क्वायर R1 स्टूडेंट्स होने वाला है। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे हम एक और कंसीडर करते हैं जो कि आपका PG है। PG क्या है? एयर गैप पावर। PG यहाँ पे क्या है? एयर गैप पावर है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका ये PT, आप इसको जो स्टेटर लॉस को जो है PT दिखा सकते हैं। यहाँ पे स्टेटर लॉस को PST दिखा सकते हैं। अब देखिए PG क्या है? PG क्या है आपको हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखिए एयर, इसका आप एक एक का जो है नाम याद रखिएगा, एयर गैप पावर। अगर आप इसके बाद रोटर पे आते हैं, रोटर पे देखिए एक एक करके, पहले इनपुट से भी स्टेटर पे आए हैं। स्टेटर पे आपका स्टेटर लॉस है जिसको 3 यहाँ पावर लॉस के फॉर्म में भी देखे हैं, जो PST आपको दिखाया गया है। और PG क्या है आपका? PG आपका है एयर गैप पावर। इसके बाद देखिए रोटर में भी आपका यहाँ पे भी होता है क्या? रोटर में आपका होता है कॉपर लॉस, जिसको हम PCU से भी दिखाते हैं। रोटर कॉपर लॉस। अब देखिए इसको हम क्या से दिखा सकते हैं? PCU से। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ें ध्यान दीजिएगा। रोटर कॉपर लॉस जो है आपका यहाँ रोटर के बाद। अब इसके बाद जो है आपका PM क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंस है। PM क्या है आपका? ग्रॉस मैकेनिकल पावर। यहाँ लिखते हैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर आपका क्या है? PM है। अब स्टूडेंट जो है आपका आता है क्या? PSH, जो कि आपका PSH क्या है? शाफ्ट पावर, फिर नेट मैकेनिकल पावर। ये कब आएगा? जब आपका जो है यहाँ से PFW, ये क्या है आपका? है ये फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस। इसको क्रॉस आउट करके आपका जो है PSH शाफ्ट पावर आता है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन, इसका नाम हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, फ्रिक्शन एंड वाइंडिंग लॉसेस। ये आपका क्या है? P सफिक्स में FW। ठीक, इतनी बातें जो है आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है आप देखिए शॉर्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नेट आउटपुट जो है आपका तब ये मिलता है। तो ये आपका जो है एक हम सिंपल से बताए हैं कि पावर फ्लो डायग्राम ऑफ द इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पे जितने हम यहाँ पे यूज किए हैं सारे टर्म को हम एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यूज किया है P इन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं P इनपुट है। ये क्या है? ये आपका है इनपुट पावर टू स्टेटर, जिसको आप इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। तो आप जानते हैं सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, इतनी बातें हो गई। इसके बाद जो है PST देखते हैं, क्या है आपका? स्टेटर लॉसेस।
लॉसेस। अब देखते हैं PCU। PCU क्या है? पहले PG देखते हैं, उसके बाद PCU, क्योंकि PG है इसके बाद। PG क्या है? एयर गैप पावर। अब इसके बाद जो है PCU देखते हैं। PCU क्या है? रोटर कॉपर लॉसेस। इसके बाद PM देखते हैं। PM क्या है आपका? क्रॉस मैकेनिकल पावर। और इसके बाद जो है आपका है PFW। PFW क्या है आपका? फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस। और जो है PSH जो है आपका क्या है? सॉफ्ट पावर या फिर नेट मैकेनिकल पावर। तो स्टूडेंट्स इतनी जो है आई होप आपको अब दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ दिख रहा होगा। अब हम एक आपको थोड़ा रिलेशन बता देते हैं। PCUR, इसको R भी लगा सकते हैं। R आ गया हो, PCUR, ठीक। इसके आप रिलेशन बिटवीन द PCUR और PM के बीच में हम देखते हैं क्या क्या हम इसमें कुछ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका रिलेशन आने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं रिलेशन बिटवीन द PG जब का एयर गैप लॉस है, एयर गैप पावर है, और आपका जो है PCUR, और स्टूडेंट जो है आपका PM। ये आपका तीन चीज़ों में हम देखते हैं रिलेशन। अगर हम PG को देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? PG एयर गैप पावर, ये लगा दीजिएगा, एयर गैप पावर, जो कि क्या है 3I2 स्क्वायर R2S। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। इसके बाद PCUR को देखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3I I2 का स्क्वायर और जो है R2। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। अब जो आपका PM है, PM क्या है आपका? ग्रॉस मैकेनिकल पावर। तो इसको अगर हम देखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? 3I2 स्क्वायर R2 यह का स्लिप माइनस 1/S-1 ये आप जो है लिख सकते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप जो है इक्वेट करते हो, फर्स्ट कौन है? ये है, सेकेंड ये है। अगर आप इसको इक्वेट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा क्या? मिलता है आपको क्या मिलेगा? PCUR इक्वल टू SPG। ये स्टूडेंट जो है आपको मिलने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रिलेशन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है हम देखते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या पाते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को से हम क्या पाते हैं? अगर हम यहाँ इसको जो है इक्वेट करते हैं तो आप पाएंगे कि PM बराबर क्रॉस मैकेनिकल पावर बराबर 1-SPG। ये स्टूडेंट दो रिलेशन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम जो है रोटर के टॉर्क निकालेंगे तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसके फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप इसको जो है शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।